ओके डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लियर फिजिक्स की इंट्रोडक्शन थोड़ी सी पढ़ी और एटम को हमने स्टडी किया। क्योंकि ये चैप्टर हमारे पास एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में है, तो न्यूक्लियस को हम डिटेल से स्टडी करते हैं कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किस तरह हुई है आपके पास, किस तरह आपके पास ये फॉर्मेशन इसकी हुई है। तो देखो बेटा, हमारे पास एटॉमिक थ्योरी है। एटॉमिक थ्योरी को हम डिफाइन करते हैं कि द साइंटिफिक थ्योरी दैट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक थ्योरी। वो थ्योरी, वो साइंटिफिक थ्योरी जिसके जरिए से हम किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं, उस थ्योरी को हम कहते हैं एटॉमिक थ्योरी। बेटा इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट आपके पास गुजरे हुए, आपके पास डेमोक्रेटस है, इसके अंदर आपके पास जॉन डाल्टन है, जे थॉमसन है, आपके पास अर्नेस्ट रदरफोर्ड है, आपके पास नील बोहर है, समरफील्ड है। हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं जे थॉमसन से स्टार्ट लेता हूं और फिर हम रदरफोर्ड ने ये न्यूक्लियस किस तरह डिस्कवर किया, छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहां पर किया और मैं आपको आसानी से समझा देता हूं। देखो बेटा, जे थॉमसन ने अपना एक एटॉमिक मॉडल पेश किया। उन्होंने ये किया कि एटम जो है आपके पास ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल होता है। ये प्रोटॉन जो होता है तो ये स्कैटर्ड होते हैं इन द एटम, बिखरे हुए होते हैं, उस एटम के अंदर मौजूद होते हैं। और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पर आपके पास स्टक होते हैं। इस जो मॉडल पेश किया था इसको कहते हैं प्लम पडिंग मॉडल। जे थॉमसन ने जो एटॉमिक मॉडल पेश किया उसको कहते हैं प्लम पडिंग मॉडल। मैं यहां पर लिखता हूं प्लम पडिंग मॉडल, ठीक है। ये पेश किया था, प्रेजेंट किया था जे थॉमसन ने। अब देखो, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल आपके पास एक एटम है, इसको आप मेलन कंसीडर करिए, आप तरबूज इसको कहते हैं, क्या उसको कहते हैं, ठीक है, मेलन जो होता है। तो इसके अंदर आप देख लें तो ज्यादा जो फ्रूटी पार्ट होता है ना, वो फ्रूट वाला हिस्सा जो इसका होता है तो वो रेड होता है ना, जो हम फ्रूट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो वो सारा के पास इस तरह वो रेड वाला पोर्शन होता है। इस ये जो रेड पोर्शन है ना, तो जो जे थॉमसन था तो उन्होंने कहा था कि ये पॉजिटिव चार्ज मीन प्रोटॉन इसके अंदर इस तरह स्कैटर्ड है, इस तरह स्कैटर्ड बिखरे हुए पड़े हुए हैं, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर आपके पास वो मौजूद नहीं है। जबकि इसके अंदर अगर आप मेलन के अंदर देखें ना, तो इसके अंदर इस तरह वो सीड्स होती है, ब्लैक ब्लैक करके वो सीड्स होते हैं। और वो सीड्स जो इसके अंदर मौजूद है आपके पास, मैं यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करता हूँ कि इसके अंदर जो आपके पास ये सीड्स होते हैं, ये सीड इसके अंदर जो मौजूद होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन है जो कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पर मौजूद होते हैं। ये जो आपको दिखाई देता है ना, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये जिस तरह मेलन के अंदर सीड्स होते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह आपके पास मेलन है, मेलन के अंदर आपके पास वो एक रेड पोर्शन होते हैं, दूसरा इसके अंदर सीड्स होते हैं। तो ये रेड पोर्शन जो है उसकी मिसाल प्रोटॉन्स की तरह है, ये इसके अंदर बिखरे हुए पड़े होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन जो है तो उन्होंने इस सीड से उसकी तशबीह दे दी कि ये सारा एक स्पेसिफिक पॉइंट पर स्ट्रक होते हैं, मौजूद होते हैं। अब ये उसका कांसेप्ट था, उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक एक एटॉमिक मॉडल पेश किया। इसके बाद हमारे पास आ गया अर्नेस्ट रदरफोर्ड। 1911 में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया इन ऑर्डर टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ठीक है, जे थॉमसन ने जो मॉडल पेश किया हुआ है, कहते कि प्रोटॉन जो है इस एटम के अंदर बिखरे हुए, स्कैटर्ड पड़े हुए हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पर आपके पास स्टक होते हैं, मौजूद होते हैं। ये किस तरह है आपके पास? तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। रदरफोर्ड के पास दो बंदे और भी थे, दो साइंटिस्ट और भी थे। एक को हम मैसन कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं जेजर कहते हैं, ठीक है। उन्होंने कंबाइन 1911 में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। वो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह है, देख लो। उन्होंने एक गोल्ड का फॉइल ले लिया, ये जो मैंने रेड ड्रा किया हुआ है, ये वाला यहाँ पर मैंने लिखा भी है, ये आपके पास गोल्ड फॉइल है, ठीक है। गोल्ड से बना होते हैं, बहुत ही थिन होता है आपके पास, उसकी जो वो होती है साइज होती है तो 0.00004 सेंटीमीटर होती है। गोल्ड फॉइल उन्होंने ले लिया। फोटोग्राफिक प्लेट ले लिया जो कि जिंक सल्फाइड की फ्लोरेसिंग स्क्रीन होती है। ये जो मैंने ब्लैक साइज सारा ये आर्क से ड्रा की हुई, ये चांद की तरह जो है, ये वाला, ये आपके पास एक फोटोग्राफिक प्लेट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने क्या किया, ही बम्बार्डेड गोल्ड फॉइल विद अल्फा पार्टिकल्स। उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स ले लिए और इस गोल्ड फॉइल, ये देखो ये गोल्ड है, गोल्ड एटमों से बना हुआ है, इसके अंदर आपके पास एटम्स होंगे और एटम के स्ट्रक्चर को एक्चुअली रदरफोर्ड स्टडी करवाना चाहते कि असल में ये पॉजिटिव चार्जेस, मैं पॉजिटिव चार्ज का वर्ड इस्तेमाल करूं, प्रोटॉन्स की मैं बात कर रहा हूं, ये इसके अंदर वाकई स्कैटर्ड है या नहीं, ये किसी स्पेसिफिक पॉइंट आपके पास क्लोजली कॉम्पैक्ट है, आपके पास मौजूद है। तो उन्होंने इस तरह किया कि इस गोल्ड फॉइल को उन्होंने अल्फा पार्टिकल से क्या किया, हिट करवा दिया। रेडियोएक्टिव सोर्स पोलोनियम, ये जो मैंने इस तरह एक बॉक्स बनाया हुआ है, इसको
इसके अंदर आपके पास मौजूद है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिससे कंटिन्यूस रेडिएशन एमिट होते हैं। यहाँ पर हमने पोलोनियम इस्तेमाल किए हैं, आप कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी अल्फा पार्टिकल उससे एमिट हो सकते हैं। कोई भी एलिमेंट आपके पास जो रेडियोएक्टिव होगा तो उससे डिफरेंट किस्म के रेडिएशंस निकलेंगे, अल्फा, बीटा और गामा। और इस रेडियोएक्टिव एलिमेंट को हम एक लिड के चेंबर के अंदर बंद कर देंगे, इनक्लोज करेंगे। जिस तरह आपको दिखाई दे ये ग्रीन जो है ये एक लिड का चेंबर है, और ये रेड जो आपको दिखाई देता है तो ये इसके अंदर रेडियोएक्टिव एलिमेंट मौजूद है जो कि यहाँ पर हमारे पास है पोलोनियम। दोबारा सुन ले, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस रदरफोर्ड ने क्यों है? रदरफोर्ड ने 1911 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है। इसके लिए जो अपैरेटस उन्होंने इस्तेमाल किए थे, जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट थी, तो उसमें आपके पास एक रेडियोएक्टिव सोर्स यानी एलिमेंट होनी चाहिए, एक चेंबर होनी चाहिए कि रेडिएशन इस तरफ ना जाए, एक स्पेसिफिक पॉइंट में टारगेट हो जाए ऑन द गोल्ड फॉइल। एक थिन गोल्ड फॉइल ले लिया जिसकी आपके पास साइज है 0.0004 सेंटीमीटर, बिल्कुल थिन आपके पास मौजूद है, और इसके अराउंड हमने एक फोटोग्राफिक प्लेट रखा जो जिंक सल्फाइड से बना होता है। फास्फोरस वाला भी हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर जिंक सल्फाइड हमने इस्तेमाल किया तो इसलिए मैंने वही भी लिख दिया, ठीक है। अब तरीकाकार ये है कि उन्होंने इस तरह किया, जैसे ही उन्होंने इस रेडियोएक्टिव एलिमेंट से रेडिएशंस बम्बार्ड किए ऑन दिस गोल्ड फाइल, तो ज्यादा रेडिएशन जो है आपके पास वो रिमेन अनडिफ्लेक्टेड हो गई, यानी बिल्कुल सीधा आ गए, और इस फोटोग्राफिक प्लेट को उन्होंने हिट किया। जैसे ये फोटोग्राफिक प्लेट या स्क्रीन को वो हिट करे तो यहाँ पर आपके पास एक फ्लैश सी बन जाती है, एक फ्लैश सी बन जाती है। तो जब फ्लैश बन गए तो हम कहते हैं कि यस ये तो आपके पास गोल्ड फॉइल है, ये जो आपके पास रेडियोएक्टिव एलिमेंट मौजूद उससे अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं और इस तरह इसको स्ट्राइक करके सीधा इधर आ जाता है। तो यहाँ पर मैं ऑब्जर्वेशन भी मैंने लिखे हैं और यहाँ पर एक एक को हम इससे एक्सप्लेन करते हैं। सम अल्फा पार्टिकल वर स्कैटर्ड थ्रू स्मॉल एंगल, मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स वेंट अनडिफ्लेक्टेड। रेडियोएक्टिव सोर्स से, रेडियोएक्टिव एलिमेंट से जो आपके पास अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, इस गोल्ड फॉइल में से पास होते हैं, बम्बार्ड होते हैं, तो ज्यादा अनडिफ्लेक्टेड जाते हैं। आप देख सकते हैं ना, जितने भी ज्यादा पार्टिकल्स है, जितने ज्यादा रेडिएशन है, तो इसमें से पास होकर वो सीधा आके इसको इंटरेक्ट करवाता है, हिट करवा देता है। सम अल्फा पार्टिकल्स वर स्कैटर्ड थ्रू स्मॉल एंगल्स, कुछ जो है आपके पास स्मॉल एंगल पर आपके पास डिफ्लेक्ट हो गए। अब ये डिफ्लेक्शन क्यों होती है मैं रीजन बता देता हूं। आप इसको देख ले जरा, आप इसको जरा देख ले, इसको देख ले, इसको देख ले, इसको देख ले और इसको देख ले, तो ये देखो स्मॉल एंगल पर आपके पास क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हुए हैं। अब इसको आप देखें, देखो मोस्ट जो है आपके पास तकरीबन अनडिफ्लेक्टेड रहे हैं, ज्यादा उसमें ओछे नहीं है, जबकि बाद जो है आपके पास तो स्मॉल एंगल पर आपके पास डिविएट हुए हैं, डिफ्लेक्ट हुए हैं। लास्ट पॉइंट को देख लें, ओनली फ्यू पार्टिकल्स इन अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। आप इसको देख ले, यहाँ पर मैंने आई होप आपको ये दिखाई देगा। देखो ये मैंने डबल एरो ड्रा की हुई है। रेडिएशन तो इस सोर्स से निकलते हैं, वो जाते हैं इसके साथ इंटरेक्शन करवाते हैं, कुछ बिल्कुल अनडिफ्लेक्ट हो जाते हैं, सीधा बिल्कुल जाते हैं, जबकि कुछ पार्टिकल जो है वो स्मॉल एंगल पर आपके पास क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट होता है बिल्कुल कम, यानी 100 में से 1-2 पार्टिकल आपके पास वो वापस जिस पाथ पर गए हैं उसी 180 के साथ दोबारा वो सोर्स की तरफ आ जाते हैं। अब जब ये सिनेरियो उन्होंने देख लिया कि पार्टिकल तो एक्चुअली ज्यादा पार्टिकल आपके पास इस तरह जाते हैं, थोड़े से पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते हैं और बहुत कम आपके पास दोबारा वापस आ जाते हैं, तो ये तो फिर ये जो मॉडल है ये तो सही नहीं है। जो प्लम्पर्ड मॉडल है आपके पास, जे थॉमसन ने जो डिस्कवर किया है, उन्होंने जो प्रेजेंट किया हुआ है, रदरफोर्ड ने यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशन निकाल दिए। ये जो ऑब्जर्वेशन किए तो उसके बेस पर उन्होंने कंक्लूड किया कि इस तरह नहीं है आपके पास कि कोई भी जो आपके पास एटम है इसके अंदर प्रोटॉन स्कैटर्ड पड़े हुए, नो दिस इज रॉन्ग, इस तरह नहीं है। प्रोटॉन जो है एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस के अंदर आपके पास एक डेंस, एक पैक, एक कोर बना देता है, यानी सारी एक ही जगह पर आपके पास इकट्ठे हुए हैं, जमा हुए हैं। यहाँ पर देखो मैंने ड्रा किया हुआ है, इस चीज को आप जरा इधर ऑब्जर्व करें तो बेहतर तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये जो मैंने ड्रा किए हुए हैं ये वाला, ये सारे अल्फा पार्टिकल्स है, ये सारे अल्फा पार्टिकल्स है। हमें पता है, एक लेक्चर में हम उसको डिटेल से स्टडी भी करेंगे, अल्फा पार्टिकल जो भी होते हैं आपके पास ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। न्यूक्लियस है या एटम है, अभी हम न्यूक्लियस का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि अभी उसकी डिस्कवरी हो जाएगी कि न्यूक्लियस सामने आ जाएगा। न्यूक्लियस का वर्ड रदरफोर्ड ने उसको दिया था। प्रोटॉन्स एटम के अंदर मौजूद होते हैं, यस बिल्कुल होते हैं। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है सर, पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा,
अल्फा पर भी पॉजिटिव चार्ज है और प्रोटॉन पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल। तो अब देख ले, जब ये अल्फा पार्टिकल ये जो मैंने इस तरह दोबारा इसको बैकवर्ड पर एक्सटेंड किया हुआ है, बाउंस बैक किया हुआ है, देखो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और प्रोटॉन भी आपके पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो जब ये अल्फा पार्टिकल इस तरह जाएगा और इस न्यूक्लियस के करीब जाएगा, तो वो देखो वहां पर तो बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एक बिग पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब ये पार्टिकल इस तरह जाते हैं, जैसे इस न्यूक्लियस के करीब चले जाए ना, तो उसको वो दोबारा क्या करता है, डिफ्लेक्ट करवा देता है। सेम चार्ज है ना, तो जाहिर बात है उसको रिपेल करेगा, तो ये अल्फा पार्टिकल इस तरह डिफ्लेक्ट हो जाता है। अब ये तो वो पार्टिकल है जो मैंने इस तरह डिनोट किया हुआ है, ये वाला, ठीक है, इस तरह ट्रेवल करती है न्यूक्लियस के करीब जाके, उसको क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है उसको रिपेल करता है, दोबारा वापस आ जाता है। अब यहाँ पर अब ये बाकी वाले देखे ना, तो देखो ये भी बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड गया हुआ है, ये भी बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड गया हुआ है। कुछ पार्टिकल्स बहुत कम आपके पास इस तरह है जो कि स्मॉल एंगल पर आपके पास डिफ्लेक्ट होते हैं फ्रॉम द स्ट्रेट पाथ, देयर ओरिजिनल पाथ। यहां से उन्होंने कंक्लूड किया एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज हार्ड कोर कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम जो है ये हमारे पास कंसिस्ट होता है पॉजिटिव चार्ज हार्ड कोर पर, यानी न्यूक्लियस पर, जो कि उसके सेंटर में मौजूद होता है। अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन ने तो ये कहते हैं कि ये प्रोटॉन इसके अंदर बिखरे होते हैं ना, स्कैटर्ड पड़े होते हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड ने और उसके साथ जो दो और साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब देख रहा कि नहीं इस तरह तो नहीं होता, अगर ये इस तरह है आपके पास तो फिर तो इस पार्टिकल इस तरह नहीं जाने चाहिए थे, तो फिर सारी इस तरह डिफ्लेक्ट होने चाहिए थे, क्योंकि अगर ये बिखरे पड़े होते तो यहाँ पर भी होता, यहाँ पर भी आपके पास मौजूद होता है, यहाँ पर तो जिस तरह इसको डिफ्लेक्ट करो तो होना तो ये भी चाहिए कि तमाम पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करे ना, फिर ये स्ट्रेट किस तरह जाता है आपके पास, नहीं जानी चाहिए था। इसलिए रदरफोर्ड ने कहा कि नहीं ये इस तरह स्कैटर्ड नहीं होते आपके पास, ये उस एटम के सेंटर पर सारे इकट्ठे होते हैं, मौजूद होते हैं, और इसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस का। The diameter of nucleus is 10 power minus 15 मीटर। एमसीक्यूज में भी आता है कि न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है आपके पास वो 10 पावर माइनस 15 मीटर का होता है, इसको हम 1 फेम्टोमीटर भी कहते हैं। एटम हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस। आप देख सकते हैं ये मैंने एक एटम का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसकी जो ज्यादा स्पेस है आपके पास, ज्यादा जगह आपके पास वो एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ भी मौजूद नहीं होता, ये इस तरह है भी। आप जरा इधर देख ले, देखो ये न्यूक्लियस है हमारे पास, इसके अंदर आपके पास शेल्स होते हैं, क्या होते हैं, शेल्स। तो देखो जितने भी आपके पास एटम का एक्चुअल मास होता है तो वो न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियस उसको डिसाइड करते हैं, क्योंकि जितने हैवी पार्टिकल है ना, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। बाकी ये जो एरिया आपको दिखाई देती है वो तो सारा एम्प्टी होता है, इलेक्ट्रॉन से वो तो इस शेल्स में, स्पेसिफिक शेल में आपके पास क्या करते हैं, रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो इस लाइन का मतलब ये है कि एटम हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस। आप देख सकते हैं कि ये देखो ना, ये एरिया आपके पास ज्यादा एम्प्टी है, बिखरे हुए नहीं है प्रोटॉन, ये सारे एक ही जगह पर इकट्ठे हुए हैं, जमा हुए हैं। साइज ऑफ एटम इज 10 पावर माइनस 10 मीटर। याद रखिए इसको, एटम जो है आपके पास ये बहुत बड़ा है, उसकी जो आपके पास साइज है तो वो है 10 पावर माइनस 10 मीटर, जबकि न्यूक्लियस की जो साइज है आपके पास तो वो है 10 पावर माइनस 15 मीटर। न्यूक्लियस एटम से बहुत आपके पास छोटा है, 10,000 टाइम जो है न्यूक्लियस एटम से आपके पास स्मॉलर है साइज है। हिंस आखिर में हम उसको डिफाइन करते हैं व्हाट इज न्यूक्लियस। तो देख लो, द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। किसी भी एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है, जो सेंट्रल पोर्शन होता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस या एटॉमिक न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट। हो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स में या ऑर्बिट में या एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। इन शॉर्ट इसके और अब रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल पेश उसके ड्रॉबैक्स भी है कि उन्होंने ये डिस्कवर नहीं किया कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है कौन कौन से शेल में रिवॉल्व करता है। अगर ये रिवॉल्व करते तो इससे तो एनर्जी निकलती है, तो फिर होनी तो ये चाहिए कि इस न्यूक्लियस में गिरे। मैं ड्रॉबैक्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारा काम न्यूक्लियर फिजिक्स के साथ है, हमने सिर्फ न्यूक्लियस को देखी, उसकी डिस्कवरी किस तरह हुई है, ठीक है। इन शॉर्ट सुन ले, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस वाज डन बाय रदरफोर्ड ने 1911 में एटॉमिक न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट ले लिया, जिंक सल्फाइड का स्क्रीन ले लिया, या उन्होंने एक रेडियोएक्टिव सोर्स ले लिया, थिन गोल्ड फॉइल ले ली, लेड चैम्बर ले लिया। उन्होंने उस रेडियोएक्टिव सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स टारगेट करवा दिए, बम्बार्ड करवा दिए ऑन दिस गोल्ड फॉइल। उन्होंने स्क्रीन पर ऑब्जर्व किया, फोटोग्राफिक या फ्लोरेसेंस स्क्रीन पर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ज्यादा पार्टिकल जो है आपके पास वो बिल्कुल स्ट्रेट आते हैं, यानी रिमेन अनडिफ्लेक्ट, उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता। थोड़े से पार्टिकल्स वो स्मॉल एंगल पर आपके पास क्या करते हैं, डिविएट करते हैं, बेंड हो जाते हैं।
और बहुत ही कम, मैंने बता दी ना 100 में से एक पार्टिकल आपके पास जो है वो जिस पाथ से गया है उसी पाथ से दोबारा वापस आता है। इसलिए मैंने यहाँ पर देखो डबल हेड एरो लगाई, इस तरफ भी जाता है और ये दोबारा बाउंस बैक हुई है। इसकी बुनियाद पर उन्होंने ये चीजें ऑब्जर्व की कि आपके पास कुछ पार्टिकल स्कैटर्ड होते हैं बाय स्मॉल एंगल, कुछ आपके पास अनडिफ्लेक्टेड होते हैं और कुछ आपके पास बाउंस बैक होते हैं ऑन द सेम पाथ। ठीक है, ये कंक्लूजन निकाल दिया उन्होंने कि एटम जो है आपके पास प्रोटॉन इसके अंदर स्कैटर्ड नहीं है, वो सारे एक सेंटर में जमा हुए हैं, एक क्लोज स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस का। एटम का जो है ज्यादातर पोर्शन आपके पास एम्प्टी होता है, वहां पर कुछ भी मौजूद नहीं होती। यही वजह है कि देखो ये अल्फा पार्टिकल वहां से स्ट्रेट पास होते हैं, इस तरह सीधे जाते हैं। अगर इस तरह ना होता ना तो फिर इस तरह ये स्ट्रेट नहीं जा सकते। होना ये चाहिए कि पहले आपके पास ये क्या हो जाए, डिफ्लेक्ट। कुछ पार्टिकल्स जो इस न्यूक्लियस के बहुत ही करीब जाके है ना, सपोज मैं एक पार्टिकल को ड्रा करवा देता हूं, देख लीजिए अल्फा पार्टिकल इसके करीब जाता है तो थोड़ा सा उसको क्या कर देता है, डिफ्लेक्ट करवा देता है। क्योंकि देखो न्यूक्लियस इस पर में एक पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन मौजूद है तो एज अ होल चार्ज इस पर कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। और ये अल्फा पार्टिकल ये भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो पॉजिटिव जब इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अल्फा इस न्यूक्लियस के साथ नजदीक जाएंगे ना तो पॉजिटिव पॉजिटिव है ना तो एक दूसरे को क्या कर देगा, सारा डिफ्लेक्ट करवा देगा। लाइक दिस, देखो ये आपके पास न्यूक्लियस है, जब ये पार्टिकल इस तरह जाएंगे ना तो थोड़ा सा इसको क्या कर देगा, डिफ्लेक्ट करवा देगा, स्ट्रेट नहीं जाएगा। ठीक है, फर्दर न्यूक्लियस यहाँ 1911 में उन्होंने डिस्कवर किया। इसके बाद 1932 में एक साइंटिस्ट है जेम्स चैडविक, उन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया कि न्यूट्रॉन जो है ये भी हमारे पास एटम के अंदर मौजूद होता है और एटम में आपके पास न्यूक्लियस के अंदर ये मौजूद होता है। तो जितना आज का हमारा लेक्चर है हमने ये सीख लिया कि हमारे पास एटम है, एटम दो चीजों पर मुश्तमिल होता है, एक आपके पास न्यूक्लियस के अंदर होता है, दूसरा आपके पास शेल्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स are revolving around the nucleus of an atom in specific orbits, shells or energy level। ठीक है, in the next lecture इंशाल्लाह we will study about radioactivity और फर्दर जो भी टॉपिक है हमारे पास तो स्टेप वाइज एक एक को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।